बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा बहरान है वो पाकिस्तान की मईशत का बहरान है, और उस मईशत के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सियासत हो रही है। सियासत किस तरह हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है वो कहती है कि हमारे वक्त में सब कुछ ठीक था। जब से ये हुकूमत आई है, जिसको आए तकरीबन 1.25 महीने हो गए हैं, इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया है। बिजली की प्राइसेस को वो टैग अलॉन्ग करते हैं इस हुकूमत से, फ्यूल प्राइस को इंक्रीज को टैग अलॉन्ग करते हैं इस हुकूमत से, गैस की प्राइसेस को टैग अलॉन्ग करते हैं इस हुकूमत से, रुपी डिवैल्यू हुआ उसको टैग करते हैं इस हुकूमत से, स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है उसको टैग करते हैं इस हुकूमत से। ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब आ जाते हैं हुकूमत की तरफ। हुकूमत कहती है कि ये तमाम तर वादा वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF के साथ करके गई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी आप पेट्रोल बढ़ाएंगे, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएंगे, सब्सिडीज नहीं देंगे, उसके बाद आप बिजली की प्राइसेस बढ़ाएंगे, टैक्स ब्रैकेट्स को ज़रा ठीक करेंगे। ये सारा कुछ आज की हुकूमत जो कल की हुकूमत थी उसके ऊपर डाल रही है। इस सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये जो हुकूमत है इनका एक ही इसका हल है, अगर हुकूमत जनरल इलेक्शंस कॉल कर दे। अब जनरल इलेक्शंस कॉल करने के लिए आज की हुकूमत रजामंद नहीं है। वो कहती है जी हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे अब, और उसके बाद करेंगे, क्योंकि सारे जो सख्त फैसले थे, सो कॉल्ड सख्त फैसले, वो तो हम लोगों ने लिए हैं। अवाम इस वक्त हमें बुरा भला कह रही है, हम डिलीवर करके दिखाएंगे, उसके बाद हम जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मज़े की चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो एहतसाब तरमीमी बिल 2022 था और इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 ये वापस कर दिया है, और इसके अंदर उन्होंने कहा जी आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी हुई है। आर्टिकल 46 की जब मैंने इंटरव्यू किया था आरिफ अलवी साहब का, मैंने तब उनसे पूछा था कि जी क्या आपसे प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट जो भी फैसले कर रही हो उसको लेकर कंसल्ट करती है? तो उन्होंने कहा था कि हाँ जी हम लोग एक पेज के ऊपर हैं और इसलिए हमें पता है हमने किस साइड पे जाना है, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी आए तो बिल्कुल वो मुझसे कंसल्ट करते हैं। लेकिन आज की सिचुएशन फ़र्क हो गई है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं है, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ आरिफ अलवी साहब से कंसल्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये जो दोनों बिल थे ये जॉइंट सेशन में जाने जा रहे हैं लोअर एंड अपर हाउस के अंदर। वहां पर जब ये बिल पास हो जाएंगे तो उसके बाद सदर की इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्टली इंतखाबात में धांधली की तैयारी हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया है सबको। अब सूरत हाल ये है, अब इस पे आगे क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, अगले दिन कैसे आएंगे। एक तरफ बजट भी है, लॉन्ग मार्च फिलहाल कोई पता नहीं लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कब होने। आज भी जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी नहीं बताया गया कि लॉन्ग मार्च का क्या प्लान है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है साबिर शाह, वेरी वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, थैंक यू वेरी मच जी। अनीक नाजी हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, थैंक यू वेरी मच। मलिहा हाशमी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। आप तीनों का जी बहुत शुक्रिया। साबिर शाह साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। सर, मईशत को तो हुकूमतों ने बेहतर करना होता है, मईशत एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करना होता है, उसको रिलीफ देना होता है, लेकिन ये तो मईशत के ऊपर ही सियासत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज PDM की हुकूमत पे सब कुछ डाल रही है, और PDM की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल रही है। पैसे एक आम आदमी रहा है, टैक्स एक आम आदमी की जिंदगी पर लग रहा है जी। देखिए मंसूर काजी साहब, बात यह है कि दुनिया भर में सियासत मुआशरत पे होती है, लेकिन यहाँ जो ब्लेम गेम है ये बड़ी अफसोसनाक है। देखिए अब PDM गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है वो स्पिल ओवर है पिछली हुकूमत की पॉलिसीज का। उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस की वो उससे पिछली हुकूमत का स्पिल ओवर था। बात यह है कि एड भी आती है, ग्रांट भी आती है। IMF से 1958 से लेके अब तक 24 दफ़ा लोन भी आ चुका है। हम खा जाते हैं यार, आधा मिसयूज कर जाते हैं। अब मुझे ऑयल की तो समझ आती है कि हम ऑयल पैदा नहीं करते और डिपेंडेंट हैं दुनिया भर पे, जो प्राइस होगी पर बैरल हम उसी पे ऑयल देंगे। मुझे बिजली का बताएं, ये आधा प्रॉब्लम तुम्हारा अपना है। बेनज़ीर भुट्टो ने IPPs के साथ मुआहदे साइन किए अपने पहले टेन्योर में। 30 दिन में 24 डिवेल्यूएशन हुई। उनका एडवाइजर था फाइनेंस का VA जाफरी, उसने की। अच्छा, उसके बाद चलते हैं ये लाइन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस।
15 से 20% ये हैं। ट्रू। रिसीवेबल्स जो रिकवरेबल अमाउंट है ये 85 से 90% है। यानी अगर आप ये 25 से 30%, 35% पिलफरेज, चोरी, कमीशन और इनएफिशिएंसी निकाल दें तो 30 से 35% तो वैसे ही बिजली का बिल कम हो जाता है। सेम गोज फॉर गैस। एक महंगाई हो जाती है पेट्रोल बढ़ने से, एक महंगाई वो है जो होनी चाहिए, एक वो है जो हमारे जो डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म है उसके अलावा है। मसलन हर दुकानदार का रेट अलग, हर शहर में रेट अलग, हर रेडी वाले का रेट अलग। एसी, मैजिस्ट्रेट, फूड डिपार्टमेंट सिर्फ खाने पे बैठे हुए हैं। इसका तो कोई हल नहीं है। मंसूर काजी साहब मुझे बताइए, आप लोगों को ब्लेम करते हैं तो यार आईएमएफ क्यों इतना घबराए हुए हैं? आईएमएफ और अमेरिका तो उस वक्त भी कर्जा देते थे जब मार्शल लॉ लग जाते थे। True. जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया 1998 में, पहले हमारी एड वगैरह कैंसिल की, फिर वो ब्राउन अमेंडमेंट और प्रेस्टल अमेंडमेंट आई और हमें पहले से ज्यादा कर्जा मिला। जनरल मुशर्रफ आए, कहा गया जी आपने एक जमहूरी हुकूमत को टॉपल किया। 35 अरब डॉलर की एड आई अमेरिका से उनके दौर में, और टोटल 70 अरब डॉलर की एड आई है अमेरिका से 75 साल में। 35 अरब डॉलर तो सिर्फ उसी दौर में आई, किधर गई? ठीक ठीक। कोalition सपोर्ट फंड आया, किधर गया? लगा कहां है? मैं ये पूछ रहा हूं, लगा कहां है? यार आप 20% लगा दें, 80% खा ले, इस कौम की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। पॉइंट आ गया जी आपका। जिसका ठीक, जितना दिल चाह रहा है वो उतना ही खा रहा है। है। बिल्कुल कोई ठीक। नैब, कोई एफआईए पकड़ने वाली नहीं। एक हाउसिंग सोसाइटी है ईडन, उसके 9 अरब रुपए का जो घपले हैं वो माफ कर दिए हैं चेयरमैन नैब ने जाते जाते। शाह साहब पॉइंट आ गया जी। केस हैं। मुझे 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 पॉइंट आ गया आपका। मैं नाजी साहब की तरफ आता हूं। नाजी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आज का हम आईएमएफ के पास नहीं जा रहे, हम बहुत अरसे के आईएमएफ के पास जा रहे हैं। आईएमएफ हमें लोन देता है और हमें बताता है कि हमने अपनी मईशत को किस तरह चलाना है, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जी हम ट्रैक पर आ गए हैं, हम एशियन टाइगर्स बनने वाले थे, हम लोग एक नए पाकिस्तान में दाखिल होने वाले थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग नहीं पहुंच पाते वहां पर, और उसका जो इंपैक्ट है वो एक आम आदमी की जिंदगी पर होता है। अशराफिया बिल्कुल ठीक है, वो कल भी खुश थे, वो आज भी खुश हैं, वो कल भी खुश रहेंगे। वो कल भी हुकूमतों में थे, वो आज भी हुकूमतों में, वो कल भी हुकूमतों में रहेंगे। आम आदमी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मौजूदा निज़ाम में यह आम आदमी के लिए ना तो बनाया गया है, ना ही आम आदमी के लिए रखा गया है, ना इस निज़ाम को चलाने वाले आम आदमी से उनका कोई ताल्लुक है। और अगर कोई गलती से आम आदमी को सीएसएस करके या किसी और इत्तफाक से इस निज़ाम के बेनिफिशरीज में चला भी जाए तो वो सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपनी क्लास के लोगों को सबसे पहले मारता है और उनसे अपनी जान छुड़ाता है। तो लिहाजा इस निज़ाम में, जिसको हम निज़ाम कह रहे हैं, पहले उसको हम, यानी क्या हम एक ही चीज़ को निज़ाम कह रहे हैं? मतलब एक है मौशी निज़ाम, एक है समाजी, एक है सियासी, एक है इंतज़ामी, यानी ये सारे निज़ाम मिलकर एक, यानी हम किसको निज़ाम कह रहे हैं? मैं इसको, यानी जो हमारा वसाइल की तकसीम का निज़ाम, और आप यूँ कहिए कि आइन और कानून का निज़ाम, और उसके तहत जो इदारे चल रहे हैं उनका निज़ाम। अच्छा, मेरा इशारा उस तरफ है, जब तक यहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तब तक आम आदमी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं है, उसको अशराफिया का ही मुल्क ये रहेगा। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये आज भी, अगर ढाका फॉल के बाद एक वक्त था और यानी मुल्क जब टूट गया तो इतनी मोहलत मिल गई या इजाजत दे दी गई कि 73 का आइन बन गया, वरना 73 का आइन भी ना बनता, अभी हम याया खान के एलएफओ पे चल रहे होते। अच्छा, तो जिस तरह 73 का आइन बना और उसके बाद मौजूदा इदारे उसी आइन से निकले हुए हैं, हमने इसको बार बार रोंदा, इसको पीछे फेंका, तोड़ा, उसके बावजूद जो 4 चीजें बच गई हैं वो इसी आइन की वजह से हैं। और आपसे गुजारिश करूं कि आज वक्त है जब खुल के दिन की रोशनी में पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट के लोग दिन की रोशनी में एक नया चार्टर की हमें जरूरत है। आइन दोबारा हल्फ उठाने की जरूरत है। आइन की हुक्मरानी को दोबारा से कौम के सामने, अगर तो वादा नहीं होता, नए चार्टर पे साइन नहीं किए जाते कि अपने अपने दायरों में रहेंगे, एक दूसरे के दायरों में नहीं जाएंगे, तब तक ये जो कंफ्यूजन, तब तक ये इंतशार ये खत्म नहीं होगा। जब तक ये इंतशार रहेगा, लूटने वाले महफूज रहेंगे इस इंतशार में और इस शोर में, जहां चोर चोर ना लगे और फ्रॉडिया फ्रॉडिया ना लगे, सब एक मिक्स होकर एक दूसरे में घुस के बैठे रहें, शोर बचाते रहें।
इसमें फायदा है, फायदा। मैं ठीक। अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। हमारे झूठ का आप मंसूर साहब अंदाजा लगा लीजिए, जो हर वक्त हम इस्लाम इस्लाम चीखते हैं। अभी भारत हमारे हमसाये में गुस्ताखी हुई, पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है। सऊदी अरब में कल से वो कंडेम कर रहे हैं, कतर ने इंडियन सफीर को बुला के एहतजाज कर दिया। अब अरबों के शोर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ट्वीट कर दिया है। मीडिया में अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि वहां पे कोई ऐसी बात हो गई है। हम लोग कहीं भी सच्चे नहीं है, हम लोग हर चीज को बेचते हैं, बेचते रहेंगे जब तक आइन की हुक्मरानी नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। मलिया, मैं आपकी तरफ आता हूं। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मलिया, सिचुएशन हमारे मुल्क की कुछ ऐसे है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कहती है कि जो हम कह रहे हैं या जो हमें फॉलो कर रहे हैं वही सही मुसलमान है, वही सही पाकिस्तानी है, और जो तमाम पीडीएम की हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी को जो फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इस डिवीजन को ठीक करना है। इस डिवीजन का उनके नज़दीक एक हल है, वो है जनरल इलेक्शंस। हुकूमत कहती है हमने मुश्किल फैसले उठा लिए, कर लिए, अवाम आज हमें गालियां दे रही है। अगर इस सूरत हाल में हम जाते हैं जनरल इलेक्शंस में तो सिचुएशन तो बिल्कुल ही ऑड होगी। सो हम अपना टेन्योर पूरा करें। सो अगले 1.5 साल हम पूरे मुल्क को इसी तरह डिवीजन में ही देखेंगे, या कुछ आपको लगता है कोई बेहतरी होने के कुछ चांसेस नजर आएंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं पहली बार आपके शो में आई हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि पीटीआई जो भी कहे और पीडीएम जमातें जो भी कहें, पाकिस्तान की अवाम अंधी नहीं है। पाकिस्तान की अवाम को सब नजर आता है कि कौन पाकिस्तान के नजरिए पर चल रहा है, कौन पाकिस्तान की बहुत ही बिगड़ी हुई हालत को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है और कौन उस बिगाड़ से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त आप डिवीजन की बात करते हैं, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले अब कम से कम मीडिया में मुश्किल फैसले के नाम से महंगाई को अब रेफर किया जाने लगे, वरना इमरान खान दौर में 3.5 पौने 4 साल हम मीडिया पे, मैं खुद मीडिया का हिस्सा रही हूँ और हमने महंगाई महंगाई सुना, पेट्रोल बॉम्ब, महंगाई बॉम्ब सुना, लेकिन अभी वो मुश्किल फैसले हो गए। बात यह है कि इमरान खान को 5 साल का मैंडेट मिला था, ये उनको 5 साल पूरे करने देते। उसके बाद इमरान खान से 2023 में सवाल किया जाता है कि आपने क्या खोया, क्या पाया, मुल्क की मईशत आज किधर खड़ी है। इस वक्त एज वी स्पीक, कोविड के बाद आपने देखा कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने जितने जबरदस्त तरीके से रिकवर किया, माशाल्लाह हमारी मईशत तो सिर्फ 1% नीचे गई थी, यानी हम -1% पे थे। अदरवाइज भारत में देख ले या दीगर इवन यूरोपियन ममालिक का कितना बुरा हाल हुआ, कोई -5 पे खड़ा है, कोई -6%, कोई -10%। तो पाकिस्तान पिछले 2 साल से मुसलसल 6% का तकरीबन जीडीपी ग्रोथ रेट माशाल्लाह अचीव कर गया था। इस्लाम और अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान होना तो फिलहाल साइड पे रखिए। मईशत की आप शुरू में बात कर रहे थे, साबिर साहब से आपने सवाल किया कि मईशत पर सियासत होती है, तो डेफिनेटली मईशत के हवाले से जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो कहेगा कि मैं इस मुल्क को बेहतर गवर्न कर रहा था। हमारी जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इंटेग्रल हिस्सा मईशत को बनाया, वो बहुत सोच समझ के बनाया था। आप देखें, गजब खुदा का, इमरान खान 150 रुपए फी लीटर पे छोड़ के गया था पेट्रोल, 149 रुपीज फी लीटर। आज हम देखते हैं वो महीना तो मुंह बिसोड़ते रहे कि इमरान खान गलत फैसला कर गया, हम पे मुसीबत डाल गया, क्यों वो 150 पे फिक्स कर गया 20 जून तक, लेकिन फिर भी उनसे ना रहा गया और एक हफ्ते के अंदर अंदर 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हम कैसे इनको एक ही तश्तरी में रख के कैसे तोल सकते हैं? ये कैसे एक हो सकते हैं कि जब एक बंदा इमरान खान रशिया से पाकिस्तान के मफाद में फैसला कर रहा था, मुआहिदा कर रहा था, जिसको हमाद अजहर ने पब्लिक भी कर दिया है, और मजे की बात यह कि रशिया की रिक्वेस्ट पे ये रिटर्न रिक्वेस्ट दी गई थी। रशिया ने कहा था कि जुबानी कलामी बात ना करें, आप रिटर्न रिक्वेस्ट भेजें तो हम इसको एक्सपेडाइट कर देते हैं। रशिया से 30 मार्च को रिक्वेस्ट की थी, पाकिस्तान ने लेटर लिखा था, हमाद अजहर की तरफ से गया था कि आप हमें तेल दें, और आज इस वक्त अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो काजी साहब इस वक्त हम 105 या 106 रुपए फी लीटर पेट्रोल ले रहे होते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मलिया मुझे जरा जी, मलिया 1 मिनट, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाह साहब मुझे एक चीज बताएं, ये वाली बात हो रही है पेट्रोल की, हमाद अजहर की, और इसको लेकर बीबी हमने देखा CNN पे भी बात हुई, मिफ्ता इस्माइल एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमाद अजहर एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर, इस वक्त पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस है $117 पर बैरल।
सर हम लोग, या खान साहब ने कहा कि हम उसको सस्ता देंगे एंड ऑल दैट, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। वो कहते हैं कि जी आप लोग डील नहीं कर पाते, हम लोग डील कर रहे थे, जिसके रिजल्ट के अंदर आज जो पेट्रोल है वो 209 पे है और इसको मजीद अभी को 8-10 रुपए मजीद बढ़ना है और लेवी टैक्स भी इसके अंदर ऐड होना है। सर आपको लगता है इस बात की, और इसको प्रूव करने के लिए दोनों फाइनेंस मिनिस्टर फॉर्मर और अब ये दोनों अपनी जगह पर स्टैंड बाय हैं कि जी हमने बिल्कुल ठीक कहा है। मंसूर साहब, बात यह है कि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इसको आप और मैं कैसे प्रूव करेंगे यहाँ बैठकर? आपको और मुझे पहले मॉस्को जाना पड़ेगा, फिर पुतिन से कहना पड़ेगा हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएं, फिर हमारी एक्सेस होनी चाहिए इस्लामाबाद तक, वो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएं, फिर हम प्रोग्राम करें और जज बन के फैसला करें कौन सही था कौन गलत। गुजारिश ये है कि रशिया से आपको तेल बिल्कुल लेना चाहिए था, बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इमरान खान भी उस वक्त गए जब 2-3 महीने बाकी थे और जब शायद उन्हें इल्म हुआ कि उन्हें हटाया जा रहा है, और उसमें अमेरिका का हाथ। और दूसरी बात है कि इमरान खान एक बड़े मजबूत ऑपोजिशन लीडर है। आपने देखा लॉन्ग मार्च में जो उनका फेलियर हुआ, कौम निकली ही नहीं। अगर कौम निकल आती, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये पेट्रोल की प्राइस इस तरह ना बढ़ाते, क्योंकि ये तकरीबन 45 से 50 रुपए पर लीटर कमा रहे हैं आपकी जेबों से। शर्म है उनके अंदर इसलिए नहीं है कि उन्होंने देख लिया कि जो मर्जी करें ये कौम निकलती नहीं। ये तो इमरान खान के लिए नहीं निकले, ये कहां निकलेंगे पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर। सो इमरान का फेलियर इस वक्त पूरी कौम के लिए परेशान कुन साबित हुआ है। ये बात मैं बड़े जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं। अगर कौम निकल आती, हुकूमत को मुसीबत पड़ जाती, इदारे वाकई न्यूट्रल रहते, तो आज ये पोजीशन ना होती। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप प्रायोरिटीज की बात करेंगे तो प्रायोरिटीज तो इमरान खान के अपने दौर में भी ठीक नहीं थी। ठीक है, जब वो आए तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा था, सऊदी अरब और चीन और यूएई जाना पड़ा, लेकिन फिर यू टर्न्स लेते गए, फिर करप्शन के बहुत बहुत बड़े स्कैंडल हुए, पकड़ा कोई नहीं गया। ये एक लंबी कहानी है। किसी को पकड़ लिया जाता तो अच्छा था, कुछ रिकवरी हो जाती। किससे रिकवरी हुई है? नवाज शरीफ से आज तक 1 रुपया रिकवर हुआ? अगर उन्होंने वाकई लूटा है तो। जरदारी साहब से को पैसा रिकवर हुआ अगर लूटा है तो? किस पे ब्लेम डालेंगे? प्रोसिक्यूटर कोर्ट तो नहीं अपना मुकर्रर करती, कोर्ट का मामला तो बाद में आता है। प्रोसिक्यूटर बिक जाते हैं भाई। नैब चेयरमैन आपके सामने इंतहाई नलायक आदमी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जज था, जाते जाते 9 अरब रुपया एक हाउसिंग सोसाइटी को दे गया है। अवाम रो रही है, 10,000 के करीब लोग। तो मुझे बताएं यहाँ क्या होगा? मैं इमरान खान को इस पूरी कहानी से ये नहीं कह सकता कि इमरान खान बेकसूर हैं। बिल्कुल बेकसूर हैं। प्रायोरिटीज ठीक नहीं थी। किसी को यकीन नहीं आता हुकूमत के आने के बाद कि एक दिन मैं उतर जाऊंगा या उतार दिया जाऊंगा। हर आदमी यही समझता है कि मैं मर के जाऊं। बात ये, प्लीज मेरी समझने की आप कोशिश कीजिए। इकोनॉमी की पोजीशन ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल। आपकी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, इंपोर्ट जो है कटेल जरूर की है आपने, कॉस्मेटिक कटेलमेंट है, इससे स्मगलिंग बढ़ेगी। प्राइस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो स्पेकुलेशन पे चल रही है। आप गोली मारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को, आपका लोकल इन्वेस्टर आप पे एतबार करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे। बिजनेस चलेंगे तो बैंक्स तरक्की करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी तरक्की करेंगी, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ेगा। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हेलो नाजी साहब, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। शाहजी एक सेकंड, मलिया में आ रहा हूं आपके पास। मैं सिर्फ नाजी साहब का व्यू पॉइंट ले जी। आप ले लें, लेकिन आपने फिर मुझे पूरा मौका देने पूरा मौका है, आप फिक्र ही ना करें। मैं कैसे हो सकता है आपको मौका ना दूं? नाजी साहब, क्योंकि मेरी बात बीच में रह गई ना, अभी मैं अपने आर्गुमेंट कर रही थी, तो आपको मुझे देना है पूरा मौका। ओके नाजी साहब, अब नहीं नाजी साहब, अब सिचुएशन ये है, अभी अर्लियर हम लोगों ने बात की, आपने बल्कि ये बात की थी आइन और कानून की हुक्मरानी की, और उसके अंदर अब एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर जिस तरह अभी मलिया कह रही है कि 5 साल के लिए हुकूमत बनाई गई थी इमरान खान की, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उनको 5 साल कंप्लीट करने देते। आज जो उनका नैरेटिव है कि वेस्ट ने एक रजीम चेंज किया और उस रजीम चेंज के रिजल्ट के अंदर ये तमाम जमातें हुकूमत में आके बैठ गई। इस बयानिए को वो कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी एंडोर्स करती है, हुकूमत कहती है जी नहीं एंडोर्स करती, लेकिन वो कहते हैं एंडोर्स करते हैं, और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को मन्नो-अन मानती है कि जी रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान के अंदर। यार मंसूर, इस पर मां सिवाय ये कि यानी आप क्या बेबसी से आप हंस सकते हैं?
यानी इस तरह की बातों पे आज एक ऑडियो कैसेट सामने आई है, उसमें कुछ हीरो का तस्करा है। जो आदमी यानी 5 साल की मुद्दत होती है पार्लियामेंट की, हुकूमत पार्लिमानी निजाम में 5 साल कहां से यानी गारंटी, ये मजीद इस तरह की कॉल्स हमारे सामने आती हैं। आज जो यानी मुझे समझ नहीं आता, आदमी का दिमाग माउफ हो जाता है। भाई तरीके अदम एतमाद आई एक आईनी तरीका है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो सबको भूल गया है, पार्लियामेंट का जो इजलास बुलाया गया, सारा दिन उनको बिठाया गया, रात को स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया ये कहकर के मैं जिम्मेदारी अपनी आईनी नहीं निभाऊंगा, मेरे लिए यारी दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस सियासी मसखरे को इस वक्त सदर मुमलिकत के दफ्तर में बिठाया हुआ है, वो वहां अपनी यारियां और दोस्तियां रिश्ते निभा रहा है, अपने ऑफिस के फराइज नहीं निभा रहा। करप्शन के स्कैंडल्स हैं, हकायक सारे के सारे सामने। एक आदमी खड़ा होकर एस्टेब्लिशमेंट पर हमले कर चुका, उन तमाम लोगों को जो उसके साथ खड़े थे उनके चेहरों पर गद्दार 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 लिख के जलसों में चला रहा है। उसकी टीम सारी की सारी सोशल मीडिया पे वो लोग कह रहे हैं कि मुल्क पर एटम बम चला दो, मतलब खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को रक्षा बना के वो बंदा चला रहा है। आपके सामने इस्लामाबाद दाखिल होने के बाद पूरे शहर को उन्होंने आग लगा दी। इसके बाद ये कहते हैं कि यानी इनके क्रेडेंशियल्स क्या है, मेरी समझ से बाहर है। और हम मतलब है कि ये कह रहे हैं कि अभी इनके साथ बड़ी कुछ ज्यादती हो गई है। ओके, फॉर गॉड सेक यार, कहीं तो सीरियस हो जाएं, ठीक, कहीं तो रुक जाएं। ठीक। एक अच्छा, आईनी स्कीम के तहत चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है। मैं जाती तौर पर फौरी इलेक्शन के हक में हूं, उसकी आवाज उठाता हूं, कहता हूं कि शहबाज शरीफ को सबसे पहले इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए थे। लेकिन इसका ये कहां से मतलब हो गया कि आप ये गालियां निकाल के कह रहे हैं कि न्यूट्रली छोड़ो, डंडा पकड़ के हमारे साथ आओ, हमारे साथ मिलकर फाशिज्म कायम करो। इसको जमहूरियत कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। जी, मलिया, हर तरह का मजाक मंसूर, आगे एक सेकंड, बात मलिया, ये है- मलिया इसमें सवाल ले लीजिएगा। मलिया, मलिया आप जी, एक तो अपना कमेंट कीजिएगा। दूसरी चीज इस वक्त जो अब सामने आती है वो ये है कि खान साहब ने 3 साल 8 महीने कहा कि जी हम सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप आइडियल हैं, और उनके तमाम जो हमारे वुज़रा थे वो भी यही कहते थे। आज जब हुकूमत अलहदा हुई है तो न्यूट्रल से उनको बहुत ज्यादा गिला शिकवा सरफेस हुआ है और सामने आता है। एक, इदारों पर इस तरह के कमेंट्स या चीजें करना, क्या ये दुरुस्त है? और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को पॉइंट स्कोरिंग की बजाय उनको इस तरह डिफाइन करना कि शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ये बयानियां ठीक है आपके ख्याल में? अच्छा काजी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी साबिर शाह साहब बात कर रहे थे कि लोग निकले नहीं। पाकिस्तान की तारीख में बड़े से बड़ा मार्शल लॉ उठा के देख लें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी बदमाशी की गई हो कि खवातीन को, बच्चियों को जाके घरों में मतलब कपड़ों से उन्हें पकड़ा गया हो, बुरी तरह से उनके साथ बदतमीजी की गई हो, जो राना सनाउल्लाह की हिदायत पे पुलिस ने किया। और मुझे कोई इसलिए चैलेंज नहीं कर सकता कि लाहौर में हमारे अपने घर में ये हुआ है, हमें ये क्या बताते हैं। 50 पुलिस वाला आया, क्यों? क्योंकि पिछले घर में वो वाकया हुआ था, जो कांस्टेबल वाला और वो एक साहब ने जो गोली चली। तो इसलिए हमें तो कोई ना बताए कि लोग निकले हैं या नहीं निकले। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या बदमाशी की गई। और मैं लफ्ज बदमाशी बहुत ही केयरफुल इस्तेमाल करती हूँ जब सदर पाकिस्तान के लिए यहाँ पे सियासी मसखरे का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि असल मसखरे वो हैं जो वजारत दाखिला के दफ्तर में बैठ के पाकिस्तान की खवातीन, बच्चियों, बुजुर्गों, जवानों को तड़ियां लगा रहे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद में दाखिल होकर दिखाए मैं अपने बाप का नहीं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या कोई जगह बदमाशी चल रही है या ये हुकूमत चल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, नाजी साहब ने कहा कि आग लगाई गई। पाकिस्तानी सिटीजन वहां पे मासूम शरीफ फैमिलीज मौजूद थी जब पुलिस से आंसू गैस शेलिंग और पथराव करवाया गया। 1999 के एक्सपायर्ड शेल्स फेंकवाए गए पाकिस्तान के नौजवानों पे, औरतों, बच्चों पे, 4-4 साल के बच्चे पे जो टेररिस्ट पे फेंके जाते हैं। उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तानियों पर किस किस्म का जुल्म हो रहा है। और जहां तक रह गई बात इमरान खान की कि वो कहते हैं साजिश की है जो बात है, और ये जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के इत्तेफाक की बात है, इमरान खान से मेरी अब तक जितनी भी मुलाकात हुई है इनके आउट होने से लेके अब तक, और जितने मेरे जराए बताते हैं बनी गाला में, हर मीटिंग में वो एक बात करते हैं कि आपने पाकिस्तान की फौज पे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज एक ऐसा इदारा है जिसने मुल्क को, अल्लाह का शुक्र है, इंटैक्ट करके रखा है। और साथ ही वो अपनी जमात पीटीआई को कहते हैं कि एक वाहिद फेडरल जमात है जिसने अवाम को इंटैक्ट करके रखा है। कोई उनकी इस दूसरी सियासी बात से इख्तिलाफ या इत्तेफाक कर सकता है, लेकिन फौज पर पूरी पाकिस्तानी कौम और इमरान खान सेम पेज पे हैं। अजीब बात यह है
कि आर्मी चीफ, फॉर्मर डीजीआई, डीजीसी के नाम लेकर गालियां बकने वाली औरत का खानदान आज इक्तदार में, जबकि वो इमरान खान जिसने पाकिस्तान के बच्चों को तमीज सिखाई कि पाकिस्तान की फौज का मतलब क्या है, कायद के विजन के साथ पाकिस्तान की फौज किस तरह से अलाइंड है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर आज उठ के बातें की जा रही हैं कि जी उसने फौज के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर दिया। आखिरी बात करना चाहूंगी, मुझे ब्रेक का जी कहा जा रहा है, मुझे जी छोटी सी बात, रूस से इमरान खान कहता था ना तेल ले ले, मुआहदा कर रहा था, उसको जबरदस्ती हटाया गया। रात 12 बजे जिस तरह अदालत लगाई गई मॉडल टाउन मैसेकर के मुतासरीन के लिए, तो कभी भी नहीं लगाई गई। बिल्कुल ठीक कह रही है। इनको जिन पे जुर्म होनी थी, जिन मुजरिमों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए रात 12 बजे अदालतें लगाई गई। मैं सवाल पूछती हूँ कि भारत ने अब तक 3 करोड़ 40 लाख बैरल तेल ले लिया वहां से, रूस से, और 2 अरब डॉलर की उसने बचत की है। अगर यही फैसला पाकिस्तान में इमरान खान कर रहा था, बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे फैसले होने चाहिए थे। हमेशा कहता हूं कि आपकी सियासत एक जगह, लेकिन जो मेन इश्यूज है मुल्क के, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट आता है, जिसमें अवाम सफर करती है, उनके अंदर आप लोगों को किसी भी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब्यूज ऑफ पावर जो की जाती है, हुकूमतें करती हैं। आज की हुकूमत ने की, पिछली हुकूमत हमेशा से हुकूमत करती है, और उसके बाद उसका खुमियाजा इस अवाम को भुगतना पड़ता है। इसमें बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी साबिर शाह साहब, सर ये बड़ी अभी बात हुई इस्लामाबाद में, जिस तरह पंजाब के अंदर जिस तरह राना सनाउल्लाह ने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया, इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल किया, जिस तरह ये सब कुछ किया गया, सर ये पहले भी हुआ था। ये अभी कुछ अर्सा 21 के अंदर जब टीएलपी का जा रहा था तब भी ऐसे हुआ था। कोई भी जब ऐसी चीज़ आती है तो एक्सेसिव यूज ऑफ पावर हर हुकूमत की शायद दिली आरजू है कि हम करें, हम लोगों को मारें, उनके घरों में जाएं, उनके घरों की चादर चार दीवारी को पामाल करें। ये एक एपेटाइट है मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस की, जब वो इक्तदार के अंदर आते हैं, और जब वो अपोजिशन के अंदर जाते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये तर्ज सियासत ठीक तरीका है जी? सब मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि लोग निकले ही नहीं पीटीआई के। इमरान खान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला, वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर बैठे थे। अगर लोग निकले ही नहीं तो फिर आपने लाहौर और पंजाब की तंजीम को क्यों फारिग किया? इसलिए कि वो लोग निकाल नहीं सके। लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, जहाद पे जा रहे हैं, गजबे पे जा रहे हैं, तो जहाद और गजबे पे ऐसे जाते हैं, वहां पर मुकाबला करते हैं बंदूक और गोली का, डर के घर में नहीं बैठ जाते। रोजाना जलसा नहीं होगा जिसमें म्यूजिक होगा। टफ टाइम भी आते हैं, 10 साल से टफ टाइम ही कोई नहीं आया। वो एस्टेब्लिशमेंट के साए में पूरी पार्टी चलती रही। 2014 का धरना भी हुआ, अगरचे इस्तेमाल हो गए और फेल हो गए। तो भाई हुकूमत ने कहा मत आओ, डंडा बरसाएंगे तो जहाद करो। रियासत मदीना 25 स्कैंडल हुए हैं, घर के अंदर स्कैंडल्स की आवाजें हैं। तो ये रियासत मदीना है। अब मैं सारी जिंदगी क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को यहाँ गालियां देता रहूंगा बैठ के और कहूंगा ये चोर है? आइडल वर्शिपिंग नहीं होनी चाहिए। स्पेशली सहाफियों को ये चाहिए कि बैलेंस के साथ बात करें, सभी के खिलाफ, सभी के हक में। हम कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है किसी के कि आसमान के नीचे खड़े रहे 45 डिग्री की गर्मी में, और इनके लिए ये 6 लैंड क्रूजर्स पे आ रहे हैं 50 60 करोड़ रुपए की गाड़ियां काफले में, और मैं इनके लिए नारे मारता रहूं। क्यों? आई वॉन्ट डिलीवरी, आई एम अ टैक्स पेयर। मुझे डिलीवर करके बताओ क्यों लेती हो हुकूमत अगर हालात इतने खराब हैं? तुम्हारे पास विजन नहीं है? मैं सबको कह रहा हूं, फटाफट कहते हैं हम सब ठीक कर लेंगे। एक दफा हुकूमत दे दो, आते साथ ही रोना शुरू कर देते हैं। एंड इट गोज फॉर ऑल। सभी ऐसे हैं। मैं किसी से नौकरी ले लूं, सारी उम्र उसका नौकर बन जाऊं। कोई मुझे अच्छा लगे, मैं उसका दुपट्टा पहन के सारी उम्र उसका नौकर बन जाऊं। ये क्या जिंदगी है? मैं तालियां मारने आया उस दुनिया के अंदर। मेरी इनकम पर कैपिटल $1.5 लाख करो, मैं तालियां मारता हूं। ये क्या तरीका है? चमचे कड़छे इन लीडरों के साथ ना हो तो यार ये ठीक हो जाए। ये महल्लात में रहते हैं। सियासत 1.5-2 अरब रुपए से नहीं होती। यू हैव टू हैव hundreds of billions of rupees in your pocket, और आपके पास चंदा देने वाले लोग होने चाहिए जो अरबों रुपया चंदा दें। मरने मारने वाले लोग होने चाहिए। ये क्या जरा सा जख्म लग गया, मैं घंटा जख्म दिखाता जा रहा हूँ, उसकी वीडियो बना रहा हूँ, देखे जी वो पुलिस ने मारा। क्या मारा पुलिस ने? ठीक। तुम्हें किसने कहा था जाओ? कहा नहीं था वजीर दाखिला ने मैं ये करूंगा।
और अगर इतना शौक है तो फिर पकड़ते डंडा, जिहाद करते। ऐसे जिहाद होते हैं। पॉइंट आ गया 313 आदमी शाहजी, गए पॉइंट आ गया आपका। लार्जली वेपन लेस ठीक हो गज़वा बदर ने। शाहजी पॉइंट आ गया आपका। नाजी साहब करतूत से ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया। नाजी साहब मुझे जरा बताएं, ये जो अब हम देख रहे हैं एक नई चीज, जिस तरह भी जहाद की बात हुई, जिस तरह रिलीजन को अंदर लाया जाता है, जिस तरह डिवाइड किया जाता है, सर एक आम आदमी, मलिया वाला पॉइंट ठीक है कि लोगों को शऊर है, लेकिन हमारा एक और भी इशू है। इशू ये है कि हम लोग आंखें बंद करके भी फॉलो करते हैं। हमारी बहुत सारी जो 22 करोड़ की आबादी है, इसके अंदर मेजॉरिटी यूथ है, और आपको जिस तरह पता है कि कितने पढ़े लिखे हैं, ये हम सबको पता है, किस लेवल की पढ़ाई करते हैं, ये भी हम सबको पता है। डोंट यू थिंक कि जब लीडरान बात करें तो दे नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड कि हम किस पॉइंट को किस तरह हमने यूटिलाइज करना है? आप मुझे बता देना, अभी आपके सामने बात हो रही है, मुस्तकिल दावे हैं, रूस से हमने तेल लाना था, रूस से हमें सस्ता तेल मिलता। मेरे इल्म में तो पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं है, रूस का तेल हमारे लिए काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। आपको अगर मालूम है कि रिफाइनरी कहाँ है जहाँ रूस का तेल हम ट्रीट कर लेंगे, मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, ईरान से हम गैस ले सकते थे, वो भी बहुत आसान काम है, तो फिर ईरान से गैस ले लेते, किसने रोका था? मैं तो बुनियादी बातों की तरफ आऊंगा ना। ये रोना रो रहे हैं कि रातों को अदालतें खुलती हैं, रातों को अदालतें खुलती हैं। ये अदालतें खोलने की जरूरत क्यों पेश आई? जो काम सुबह 11:30 बजे हो जाना था, अदालत के हुक्म के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस को पेश होना चाहिए था, वो नहीं हुई। पूरा दिन जलील करके असेंबली को, पार्लियामेंट को बिठाया गया, तब कहीं जाके रात को अदालत खुली थी कि तौहीन होने जा रही थी। एतराज इस पर नहीं किया जा रहा कि सुबह 11:30 बजे अदालत का हुक्म क्यों नहीं माना गया। एतराज इस पे किया जा रहा है कि हम तौहीन अदालत करने जा रहे थे, हमारे हाथ क्यों बांधे गए, अदालत हमारे लिए क्यों लगी। जहां पे इतराज की नौयत ये हो कि फौज को चाहिए कि वो हमारे साथ आके खड़ा हो और बाकी लोगों को आइन को नीचे कर दे, यानी फरमाइशें और मुतालबात पे गौर कीजिए। ये हमारा आईक्यू लेवल है। मतलब अंदाजा लगाएं, हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अच्छा जी वो हमारे खिलाफ अमेरिकी साजिश हो गई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ झूठ बोल रहा है, DGISI झूठ बोल रहा है, वजीर आजम झूठ बोल रहा है, रियासत सारी झूठ बोल रही है, इमरान खान ठीक कह रहा है। ठीक, कौन ठीक कह रहा है? जो ये कहा करता था। नहीं, आप अंदाजा, ऑडियो की रिकॉर्डिंग सामने आ गई है, आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा, यानी ये पढ़े लिखों की मिसाल है। ठीक हो गया, झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ। बिल्कुल ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। मलिया, पुलिस वाले तो शहीद होते अच्छा हैं। मंसूर, आपने मुझे ना बात अब कंप्लीट करने देनी है। मलिया मैं एक सवाल तो ले लें, मलिया सवाल तो ले लें। अच्छा मलिया, अब एक तो आप आई रियली वांट कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है कि मेरी मर्जी के मुताबिक अगर फैसले होंगे तो मैं मानूंगा। ये भी सियासत की एक नई तर्ज हमने देखी है, और अगर फैसले नहीं होंगे, इदारे हों, अदालतें हों, वो सब बिकी हुई हैं। ये भी एक बयानिया है जो पाकिस्तान की सियासत पे अब है। अब जवाब दीजिएगा जी। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपके सवाल का भी जवाब देती हूँ। बड़ी दिलचस्प बात है, नाजी साहब ने कहा कि एतराज इस पे हो रहा है कि रात को क्यों अदालतें खुली 12 बजे। यानी नाजी साहब की तरफ से भी बहुत इज्जत और एहतराम के साथ एतराज इस बात पर हो रहा है कि वो मुजरिम जिन पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, उस दिन जिस दिन उनको इक़्तिदार के मसनद पर बिठा दिया गया, उनको बैठकर इंतजार करना पड़ा बादशाह सलामत को, उनके इंतजार पर एतराज हो रहा है। लेकिन तब से 50 दिन हो गए, पाकिस्तान की अवाम दलील और रुस्वा होकर रह गई है, उस पर कोई एतराज नहीं हो रहा कि घी इमरान खान 380 रुपए पे छोड़ के गया था, ये 550 रुपए से ऊपर ले गए हैं। बिजली की कीमत में 4 दफा इजाफा कर चुके हैं। 400 रुपए कुकिंग ऑयल की कीमत इमरान खान छोड़ के गया था, ये 606 रुपए कर चुके हैं। इसी तरह पेट्रोल डीजल पे हम पिछले सेगमेंट में बात कर चुके हैं। जहां तक बात है, बार बार साबिर साहब बात करते हैं कि लोग निकले ही नहीं इमरान खान के साथ, तो मैं फिर वही बात कहती हूँ कि बदमाशी की इंतहा करके राना सनाउल्लाह ने जिस तरह लोगों के घरों में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके पुलिस पे हमले करवाए, लोग इसके बावजूद बड़ी तादाद में निकले और ये बार बार कहते हैं कि हाँ तो वजीर दाखिला ने कहा था कि मैं मार पड़वाऊंगा तो निकलो। क्यों मार पड़वाएगा वजीर दाखिला? क्या पाकिस्तान की अवाम पे तशद्दुद करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आता है? उसकी जुर्रत कैसे हो कि वो पाकिस्तान की अवाम को हाथ भी लगाए? वो पाकिस्तान की कौम का मुहाफिज है, वो पाकिस्तान की वो कोई रॉ का एजेंट नहीं है, और अगर है तो वो खुल के बता दे कि वो किसके लिए काम कर रहा है, कि वो अवाम को कह रहा है कि मारूंगा। किस खुशी मारेगा वो अवाम को? दूसरी गल वेरी इंपॉर्टेंट, महंगाई मार्च करना ऐसी है, महंगाई खत्म करेंगे। महंगाई 4 गुना ज्यादा कर दी है इन्होंने, अवाम का हाल ही कोई नहीं छोड़ा। जो कहते थे कि हम आके सब कुछ ठीक कर देंगे, आज कहते हैं कि हमसे हो नहीं रहा।
हो नहीं रहा तो उसको मुकम्मल करने देने थे ना उसके 5 साल। रूस से मुआहदे करता, जिससे भी करता। ये यूरोपियन यूनियन मुआहदे कर रही है रूस से, चीन वहां से ले रहा है, भारत वहां से, तो पाकिस्तान क्यों नहीं वहां से तेल ले सकता? और दूसरी बात, जहाद की बात करते हैं कि जी जहाद का स्पिरिट नहीं था इमरान खान में। चले, इमरान खान तो जितना जहाद कर सकता है वो कर रहा है। असल जहाद तो नवाज शरीफ साहब ने किया है कि पहले जद्दा रवाना हो गया पूरे खानदान को लेके, झूठ बोला कि कोई मुआहदा नहीं किया था। उसके बाद 10 साल वहां पे छुपे रहे। उस वहां पे पाकिस्तान का जो पैसा लूट के छूट के गए थे उससे पूरी अपनी जायदादें तैयार की, अपने बच्चों को लूटने के लिए तैयार किया। और उसके बाद अब दोबारा से इक़्तिदार की मसनद पर उनके छोटे भाई फाइज हो गए और 8 करोड़ रुपए खुदा का स्विमिंग पूल की आरइश पे लग रहा है। यानी मेरे आपके टैक्स का पैसा शहबाज शरीफ के स्विमिंग पूल की आरइश पे लगेगा। पॉइंट आ गया मलिया, आपका पॉइंट आ गया। सवाल करते हैं, मलिया आपका पॉइंट आ गया। मरासला नहीं आया, फिर कहा कि साजिश नहीं है। ऐसे मरासले तो आते रहते हैं। ये मरासला, आखिरी बात, ये किसी बैरूनी कुव्वत में जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान को धमकी दे। इमरान खान का सिर्फ इतना मौका और पाकिस्तानी अवाम का कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह की जात के। बिल्कुल ठीक है मलिया हाशमी, थैंक यू वेरी मच। अनीक नाजी साहब बहुत शुक्रिया। साबिर शाह साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। बड़ी एक हीटेड डिबेट हुई बट इट्स गुड। एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है इस्लामाबाद से 2 जून 2022 को, आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में नंबर SRO 120-1/1998 और इसके अंदर कहा है जी, प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू नोटिफाई डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI एज अ स्पेशल वेटिंग एजेंसी फॉर वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ ऑल पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ऑफिसर्स कैटेगरी फॉर इंडक्शन इन इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स/अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं। 22 करोड़ अवाम, जमहूरियत, पार्लियामेंट, लोगों की बात, सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं। और इस 22 करोड़ अवाम को पिछले 74 साल से बताया गया है कि जमहूरियत चलनी है। ठीक है जी। ISI की अब यूजेज जो है वो स्पेशल वेटिंग एजेंसी के तौर पे होने जा रही है। पहले ये काम कौन करता था? IB। अब ये आप लोगों ने बात समझनी है ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि आप लोगों का समझना बड़ा जरूरी है। DGIB रिपोर्ट करता है टू द प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जो मर्जी हो। DGIB सारी रिपोर्ट्स बनवाते हैं और वो देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। सो इसका मतलब ये है, आज इससे मुझे ये यकीन हो गया है कि तमाम हुक्मरानों को और जो वजीर आजम है उनको इस चीज़ का पता चल गया है कि हमने IB को किस काम के लिए पिछले 74 साल में इस्तेमाल किया है। सो इसलिए उनका शायद इनके ऊपर ट्रस्ट लेवल जो है वो ख़त्म हो गया है। सो दैट्स द रीज़न जो आइज एंड ईयर्स है, DGIB इज नोन एज आइज एंड ईयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि जी DGIB या इंटेलिजेंस ब्यूरो अब ये काम नहीं करेगी, अब DGISI ये काम करेंगे। अच्छा जी, DGISI अगर ये काम करेंगे, इसकी अब 2 साइड्स हैं। नंबर 1, तमाम ये जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग ट्रांसफर्स या प्रमोशंस या लगाया जाता था, इनके ऊपर ऑलरेडी भी ISI का बाइंग ली जाती है। सो लेट मी क्लियर दैट थिंग। ये कोई अभी नहीं एक चीज होने लगी, ये बिल्कुल की जाती है। लेकिन इस वक्त जो ऑर्डर हुआ है जिसके अंदर प्री रेक्विजिट डाल दिया है, इसमें प्री रेक्विजिट डाल दिया है, इसमें एक चीज जो शहबाज शरीफ से सवाल है कि किस किस को हमने खुश करना है, कब तक खुश करना है और क्यों खुश करना है। मुझे समझाएं कि आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो क्यों बनाई है अगर आपने उनका काम उठा के ISI को देना है। आपने स्पेशल ब्रांच क्यों बनाई है अगर आपने उनके काम उठा के अगलों को देना है। अगर ये तरीकेकार है सियासत का, और मैं फिर बात कर रहा हूं, ये डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप नहीं चल रही पाकिस्तान में इस वक्त 2022 में, ये डेमोक्रेसी चल रही है। लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं। इट्स नॉट अबाउट DGIB और DGISI या कोई और चीज। ये तमाम 21वें 22वें ग्रेड के अफसरान हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल तकर्रियां इनके थ्रू करेंगे तो आप समझें कि कंप्लायंस किधर की होगी। मैं बड़ी ओपनली बात कर रहा हूं। ये जमहूर, और बाद में आप ही शहबाज शरीफ साहब बैठ के ना हम सबको बता रहे होंगे अदारे मेरी बात नहीं मानते, अदारे मेरे हाथ से बाहर निकल गए हैं। और ये तमाम वज़राए आज़म इसी तरह इंस्टीट्यूशंस को तबाह करती है। आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, आप उसको मिसयूज ना करते पिछले 74 साल में, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। उसके बाद आता यह है
कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 एज अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इज अ कंप्रिहेंसिव लॉ जो कहता है दे डोंट रिक्वायर सच स्क्रीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये लॉ भी आपका कहता है, लेकिन आपने अंडरमाइन करना होता है एज यूजुअल इंस्टीट्यूशंस को। एक और चीज जो दूसरी साइड है, आईबी जब भी किसी की वेरिफिकेशन करती है, बहुत सारे हमारे अफसरान फील्ड की ऑफिसर्स होते हैं, उनकी एसीआर्स बहुत अच्छी आती है, वेरी गुड एक्सीलेंट आती है, और पता चलता है एक आईबी रिपोर्ट आई जो किसी एएसआई, किसी सब इंस्पेक्टर, किसी इंस्पेक्टर ने लिखी और उसकी प्रमोशंस तबाह हो गई। क्यों? उसका इशू यह है कि उसको कभी डिप्टी डायरेक्टर, कभी ज्वाइंट डीजी, कभी चेक करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर अपने एक फ्रौनियत बैठी होती है कि हम तो बहुत बड़े अफसर हैं। एंड दैट्स द रीजन कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशंस का तमाशा लगता है जो इस वक्त लग रहा है। मत कुड़े आप लोग ये जो एक दूसरे को भेज रही है ना कि बहुत जुल्म हो गया आईबी के साथ, ये आप लोग भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अगर आप लोगों ने पहले फर्मा बरदारी ना की होती तो आज भी ये फर्मा बरदारी ना हो रही होती। लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो हम सबको भुगतना है और हमसे ज्यादा आप लोगों को भुगतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।